हैं जो हर साल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनके आगे भी रिपीट होने की संभावना है। ये एक छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर है। ये एक छोटा सा वीडियो आपकी लाइफ के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देख लेते हैं तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भाग 1 की बात करें तो इसमें टोटल 4 आर्टिकल हैं, 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 3 में संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो ये कुछ प्रमुख आर्टिकल हैं जो कि भाग 1 से संबंधित है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें टोटल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिसमें शामिल हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का। इसी के साथ दोस्तों हमें छठा अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। स्टार्टिंग में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। तो उम्मीद करता हूं आपको इस पेज में जितनी भी बातें बताई है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें भाग 4 की तो दोस्तों इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान किया गया है। अगर आपको नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद याद नहीं होते हैं तो उनको मैंने ट्रिक से याद करवाया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। भाग 4 का की बात करें तो इसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है और वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई भी प्रावधान नहीं था, इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था और 51 का में हमारे मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं क्योंकि राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है। वहीं दोस्तों इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्टिकल 53। इसमें कहा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या फिर मंत्री परिषद में। तो आर्टिकल 53 काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा। वहीं आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आर्टिकल 58 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। वहीं आर्टिकल 61 भी काफी महत्वपूर्ण है जहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे लाई जाएगी, कौन लाएगा, कितने लोग हस्ताक्षर करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा सकते क्योंकि हमारा ये टारगेट है कि कम समय में हमारी सारी चीजें रिकॉल हो जाए और रिवाइज हो जाए। आर्टिकल 72 भी काफी महत्वपूर्ण है जहां पर राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है दोस्तों अनुच्छेद 111 जिसमें संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति सहमति देगा या फिर नहीं देगा या फिर अपनी वीटो का प्रयोग करेगा, इसके संबंध में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 123 भी काफी महत्वपूर्ण है जहां पर राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल्स की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। यूट्यूब में स्पीड को कम या ज्यादा करने का फीचर होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और प्रधानमंत्री को अपॉइंट या फिर नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 70
78 जिसमें प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति क्या कर्तव्य होगा इसको परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 76 काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, 76 और 78 काफी महत्वपूर्ण है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। संसद से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो पहला आर्टिकल है 79 जिसमें संसद के गठन और उसकी संरचना को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 80 में दोस्तों राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है और 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 100 जिसमें निर्णायक मत का उल्लेख है, जिसमें जो अध्यक्ष या फिर सभापति होता है दोस्तों वो मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। आर्टिकल 108 काफी महत्वपूर्ण है जिसमें संयुक्त अधिवेशन या फिर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है और संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, लेकिन इसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 117 जो है वो वित्त विधेयक से संबंधित है। 116 में लेखा अनुदान की चर्चा की गई है। वहीं 112 में दोस्तों बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन बजट शब्द जो है हमारे संविधान में परिभाषित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य बहुत ज्यादा डीप में जाना नहीं है, क्योंकि हम 10 से 15 मिनट में 1 से लेकर 395 तक के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीजें रिवाइज होगी, रिकॉल होगी। अब हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 163 जिसमें मंत्री परिषद का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भैया एक मंत्री परिषद होगी जिसका उद्देश्य होगा राज्यपाल को सलाह और सहायता देना। इसके बाद अगला आर्टिकल है 164 जिसमें मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। 165 काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 168 और 169 भी काफी महत्वपूर्ण है। 168 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। वहीं 169 में विधान परिषदों के संबंध में प्रावधान किया गया है, जहां पर दोस्तों राज्य विधानसभाओं और संसद दोनों का रोल होता है। राज्य विधानसभाएं विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और इसके बाद में संसद जो है राज्य विधान परिषदों का गठन कर सकती है। तो ऐसा प्रावधान है आर्टिकल 169 में। और वर्तमान में दोस्तों टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद विद्यमान है। अनुच्छेद 170 की बात करें तो इसमें राज्यों की विधानसभाओं की संरचना के संबंध में प्रावधान किया गया है कि भैया राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम कितने हो सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम 500 हो सकते हैं और मिनिमम 60 हो सकते हैं, लेकिन कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किया गया है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक किया गया है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के संबंध में प्रावधान है। 125 जो है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के संबंध में बात करता है। देखिए 126, 127 और 128 ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो इनको अच्छे से सुनना है। दोस्तों आर्टिकल 126 में कार्यकारी या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं दोस्तों हमारे राष्ट्रपति। वहीं आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है और दोस्तों तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति से परामर्श करने के बाद ही। इसके बाद आर्टिकल 128 है जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श के बाद में। तो देखिए राष्ट्रपति के परामर्श वाला जो शब्द मैंने बोला है उसको अच्छे से ध्यान रखना है। आर्टिकल 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, जो सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो अभिलेख का न्यायालय होगा। आर्टिकल 131 भी काफी महत्वपूर्ण है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हैं उनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 137 में दोस्तों उच्च न्यायालय अपने ही निर्णयों को पुनर्अवलोकित कर सकता है, उनका पुनर्मूल्यांकन कर सकता है, इसका प्रावधान है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम उच्च न्यायालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं।
सबसे पहला अनुच्छेद है दोस्तों 214, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 216 में उच्च न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। वहीं 223 काफी महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है हाई कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है 126 में। तो 126 वाला जो आर्टिकल है वो तो अक्सर बच्चों को याद रहता है, लेकिन 223 वाला भूल जाते हैं। तो भैया 223 में हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख है और इसको नियुक्त करते हैं हमारे राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में भी राष्ट्रपति और हाई कोर्ट में भी राष्ट्रपति ही कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। 225 में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार की बात कही गई है कि भैया इनका जो क्षेत्राधिकार है यानी निर्णय देने की शक्ति है वो कहां तक सीमित है। 226 काफी महत्वपूर्ण है, इसमें रिट याचिका का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 231, जिसमें 2 या 2 से अधिक रिट याचिका का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल है 231, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम केंद्र राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों 249। इसमें कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रहित के मुद्दे पर राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन यहाँ पर एक प्रावधान और भी जोड़ा गया है। यहाँ पर यह बोला गया है कि यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है और कहती है कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 250 भी काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। वहीं 262 में अंतरराज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि संसद एक कानून बनाकर राज्यों के बीच में जो जल विवाद हो रहा है उसको निपटा सकती है और इसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप को रोक भी सकती है। आर्टिकल 263 जो है वो अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना से संबंधित है। 280 में दोस्तों वित्त आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। 312 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। IAS, IPS, IFS इनका वर्णन यहाँ पर 312 में किया गया है। 315 में UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन और उनकी संरचनाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की चर्चा कर लेते हैं जो कि स्पेसिफिक रूप से डिवाइड वहां पर नहीं किए गए थे। जैसे आर्टिकल 148 काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। केग से रिलेटेड आर्टिकल्स अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। 213 में दोस्तों राज्यपाल के अध्यादेश के संबंध में प्रावधान है। 233 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो जिला न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति वहां का राज्यपाल करता है संबंधित राज्य के लोक सेवा आयोग और हाई कोर्ट के परामर्श के बाद में। 243 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। अगर आपको दोस्तों पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद नहीं होते हैं तो इनको मैंने ट्रिक से याद करवाया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। 266 काफी महत्वपूर्ण है। इसमें संचित निधि और लोक लेखा निधि का प्रावधान